हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि डेली डेली हम कुछ ना कुछ अलग अलग से टॉपिक हमारी रहती है। तो इसके पहले हमने जो पिछली क्लास हमारी थी वो क्या थी, इंपॉर्टेंट डायग्राम की, यानी कि जितने भी फिगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी हमने डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके जितने भी अंतर पूछे जाते हैं, है ना। हालांकि ना, जैसे लॉन्ग में, दीर्घ में अंतर पूछा जाता है, तो आप दीर्घ में क्या लिखते हो, कम से कम 2 से 3 लिख देते हो, है ना। दीर्घ में क्या लिखना पड़ता है आपको, कम से कम 5 से 6 से 7 से 8 लिखने होते हैं। अगर वही सब्जेक्टिव में आता है तो एक एक करके उसको डिफाइन आपको कर देने होते हैं। तो बस आज की क्लास में हमारी वही होने वाली है। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर करके, जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं उनको भी आप बुला लो, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आप और बोलूँगी कि सिर्फ ये नहीं कि क्लास चल रही है तो वो आपको देखनी है। देखने के साथ साथ आप पूरा मत छापो, मैं पूरा छापने के लिए नहीं कह रही हूँ। बस आप एक एक मेन मेन पॉइंट जो उसको नोट करो कि आप अगर एक पॉइंट को पढ़ रहे हो, जो मेन उसकी पॉइंट है आप उसको पढ़ ले रहे हो, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है या कोई पूछ लेता है तो आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सको, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले उन सभी बच्चों को ये मैं बता देना चाहती हूँ कि जो अभी कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन नहीं हुए हैं और उनकी एकदम जो तैयारी है एकदम वो जीरो है, एकदम वो पढ़े कुछ नहीं है, और वो आपको बोर्ड एग्जाम देना है, आपको कहीं ना कहीं टेंशन है कि मेरी तैयारी कैसे होगी, या ऑनलाइन में जाते हैं किसी और जगह जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है तो मेरा पीछे कैसे होगा, और अगर ऑफलाइन में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई तो वो सारी मैनेज कैसे होगी। तो यहाँ पे उन सारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन मौका है। यहाँ पे बेटा आपकी जो तैयारी है वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि चैप्टर 1 से स्टार्ट किया गया है। अब इस जो तैयारी में आपको जुड़ने के लिए शिखर बैच 2.0, इस बैच में ये सारी चीज़ें आपकी जो चलाई जा रही हैं, जिसमें आपके डेली लाइव क्लास है, ठीक है। लाइव डाउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है। और सभी जो आपके सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर भी करवाया जाएगा, जो कि आपने बहुत सारी क्लास आप देख चुके होंगे। जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास को अटेंड किए होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं किए होंगे, जो गेस्ट क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की ये सारी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो इस बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट पर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप शिखर बैच 2.0 से ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो आप 9305771375 पे इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी जो बच्चे नहीं आ चुके उनको वो सारे आ ही गए होंगे। देखो, सबसे पहले ये आपके सामने अंतर दिख रहा है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। अब देखो, स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंस क्या होते हैं। स्वपरागण को क्या बोलते हो, सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और परपरागण को बेटा आप क्या कहते हो, क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये दो चीज होती है, ठीक है। अब देखो, स्वपरागण में आप हमेशा ध्यान देते हो, ये चीज आप पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा अंतर जान लो। स्वपरागण हम परागण की क्रिया में क्या कहते हैं कि परागण की वो क्रिया, ठीक है, परागण की वो क्रिया जिसमें जिसमें कोई पुष्प के परागकोश से, ठीक है, पुष्प के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, वो क्रिया आपकी परागण कहलाती है। परागण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और एक परपरागण। यहाँ पे मानो आपने दो प्लांट्स को ले लिया, ठीक है, और दोनों प्लांट्स बेटा आपके क्या है, एक ही जाति के। एक प्लांट से हो गया, एक पौधा ये हो गया, और इस पौधे में आपको क्या नजर आएंगे, पुष्प नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक पुष्प आपको नजर आएगा, ठीक। इसी जाति का आप क्या करो, दूसरी साइड एक पौधा ले लो, जाति एक ही, प्लांट की जाति क्या है, एक ही है। हमने क्या ले लिया, दूसरा पुष्प ले लिया, फ्लावर ले लिया, यानी कि दूसरा प्लांट्स ले लिया। अब इस दूसरे प्लांट में भी क्या लगेंगे, फ्लावर लगेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पुष्प होता है, पुष्प 4 भागों से मिलकर बना है। तो पुष्प 4 भागों से मिलकर बना है, जिसमें 2 आवश्यक अंग होते हैं और 2 सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं, 2 आवश्यक अंग और 2 सहायक अंग। देखो,
ये क्या हो गया, इसका मेल हो गया, है ना। यहाँ पे इसकी क्या होगी, स्त्रीकेसर होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसका मेल हो गया, है ना, और यहाँ पे इसकी क्या होगी, स्त्रीकेसर होगी। इसी तरह यहाँ पे मेल हो गया, और क्या होगी, साइड में यहाँ पे स्त्रीकेसर होगी, ठीक है। अब देखो स्वपरागण और परपरागण में होती क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पौधा एक होता है। आपको हमेशा याद रखने हैं कि पौधे एक होते हैं। जब क्या होगा, इस नर भाग से, ये नर भाग कौन सा है, परागकोश से, जब परागकोश से परागकण, परागकोश से क्या होंगे, परागकण कहाँ जाएंगे, उसी पुष्प की, जब एक पुष्प के परागकोश, परागकोश से परागकण उसी पुष्प की, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाएंगे, ठीक है, वर्तिकाग्र पे जाएंगे, तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, सजात पुष्पी कहलाएगी। यानी कि स्वपरागण के भी दो पार्ट्स होते हैं, सजात पुष्पी जिसको ऑटोगैमी कहते हो, और एक होता है स्वयुग्मन, स्वयुग्मन को आप ऑटोगैमी कहते हैं, और एक सजात पुष्पी होता है। तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाई जाएगी, स्वयुग्मन कहलाएगी। यानी कि एक फ्लावर है, इस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है जो आपको दिख रहा है, तो इस पुंकेसर वाला पार्ट, इस मेल वाले पार्ट ने अपने परागकण का क्या हुआ, इसी पुष्प के अंदर जो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पे पहुंचा, ये क्रिया सजात पुष्पी कहलाई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जो परागकोश, ठीक है, यहाँ से जो पुंकेसर होगा वो निकल के इस वर्तिकाग्र पे आएंगे। यानी कि पौधे की जाति एक है, प्लांट की संख्या एक है, लेकिन पुष्प क्या है, अलग अलग है, ठीक है, पुष्प क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो क्रिया होगी उसको बोलेंगे सजात पुष्पी। यानी ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, स्वपरागण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्वपरागण कहते हैं, जिसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हो। दूसरा आ जाता है परपरागण। परपरागण में आप क्या देखोगे कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्लांट की जाति एक होगी लेकिन पौधे अलग अलग होंगे, और फ्लावर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होगा उसको हम कहेंगे परपरागण, ठीक है। यानी कि यहाँ परागकोश से निकल के ये स्त्री केसर वाले पार्ट्स पे आ जाएगा, तो इसको आप कह दोगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन आपको इस पौधे से और इस पुष्प पे, ठीक है, इस पौधे के पुष्प से जो उसी जाति का दूसरा पौधा है उसके पुष्प पे जाने के लिए माध्यम चाहिए। और यहाँ पे परपरागण की जो विधियां होती है वो कई सारी होती है। एग्जाम्पल, जल द्वारा, हवा द्वारा और जंतु द्वारा, ठीक है। तो इनको कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही चाहिए होता है। तो आपसे इसके बारे में अंतर पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, यह एक पुष्प के परागकण, किसमें, स्वपरागण में, यह एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या देखोगे कि एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको आप कहते हैं स्वपरागण। अगर डिफिनेशन भी आ जाएगा तो आप इसका डिफिनेशन इतना लिख दोगे, ठीक है। परपरागण में क्या देखते हो, यह एक पुष्प के परागकण, ठीक है, इसमें यह एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं परपरागण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हो, इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जितने भी आपके स्वपरागित पुष्प होते हैं उसमें प्रायः ज्यादा से ज्यादा करके जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। यानी कि एक ही फ्लावर पे नर और मादा दोनों संरचनाएं प्रेजेंट है, या एक ही फ्लावर पे नर और मादा जन्नांग दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आप क्या देखते हो, प्रायः पुष्प एक लिंगी होते हैं। लेकिन जितने भी आपके परपरागित वाले पुष्प होते हैं उसमें आप देखोगे कि जो क्या होंगे, नर और मादा अलग अलग होते हैं। यानी कि नर अलग पुष्प पे और मादा अलग पुष्प पे, ठीक है, नर अलग पे और मादा अलग पे। तो इस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। तो स्वपरागण में जो पुष्प होते हैं प्रायः द्विलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा एक ही पुष्प होते हैं, और परपरागण में जो नर और मादा अलग अलग होते हैं यानी कि एक लिंगी होते हैं, ठीक है। समझ में आया, आगे क्या लिखोगी, इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते।
अब जितने भी आपके स्वपरागित वाले पुष्प होते हैं वो प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते। क्या होते हैं? ना तो सुगंधित होते, यानी कि जितने भी आपके स्वपरागित वाले जो पुष्प होते हैं वो उसमें से सुगंध, यानी कि जैसे गुलाब होता है, अच्छा उसका सुगंध आता है ना? मैरीगोल्ड जो गुलाब जो वो गेंदा होता है उसका भी बहुत अच्छा सुगंध आता है। इसके बाद रात की जो रानी हो गई, और रात की रानी के साथ-साथ सूरजमुखी हो गया, ठीक है? इनसे क्या आते हैं? गंध आती है, और वो गंध क्या होती है? अच्छी होती है। बहुत सारे फ्लावर की जो गंध होती है वो अच्छी भी होती है और बहुत सारे की अच्छी नहीं होती, लेकिन गंध होती है। किसमें? जितने भी परपरागित वाले होते हैं। लेकिन जितने स्वपरागित आप देखोगे उसमें वो रंगीन होते हैं, ठीक है? और इसमें प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते, यानी कि ना तो ये कलरदार होते, लाल, हरे, पीला, ये इस कलर के नहीं होते, और ये कैसे होंगे? गंधहीन कह सकते हैं, रंगहीन भी कह सकते हैं, गंधहीन भी कह सकते हैं। लेकिन आप परपरागित में देखोगे कि इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। पुष्प में सुगंध भी अच्छी होती है, और सुगंध होने के साथ साथ जो फ्लावर होंगे वो रंगीन, यानी कि लाल, हरा, नीला, पीला, अलग अलग कलर के, वाइट, अलग अलग कलर के उसमें क्या लगे रहते हैं? पुष्प लगे रहते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। बहुत सारे बच्चे भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो देखो आज आप समझोगे, जिस जिस बच्चे को पता होगा कि भ्रूणकोष क्या होते हैं, भ्रूणपोष क्या होते हैं, तो वो आप अंतर समझ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं कि भ्रूणकोष जो होता है वो अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। जो भ्रूणपोष है वो अगुणित है, द्विगुणित है या त्रिगुणित है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भ्रूणपोष क्या है। कोई बच्चा बोल देता है कि जो भ्रूणकोष होता है पोषण देने वाला पदा एक पार्ट्स है, ठीक है? तो कोई कह देता है कि जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्र की होता है। तो वो जिस भी बच्चे के अंदर ये ऐसा कंफ्यूजन है, वो आज उसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो अंतर है कि भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर कीजिए। अब देखो भ्रूणकोष जो होता है ये क्या होंगे? यह अगुणित यानी कि एन होता है। भ्रूणकोष होते कहाँ है? भ्रूणकोष आपको बीजांड के अंदर दिखते हैं, ठीक है? भ्रूणकोष आपके बीजांड के अंदर दिखते हैं, और जो भ्रूणपोष होता है यह त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। इसके बाद देखते हो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, ठीक है? इसका जो निर्माण होता है बेटा वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, और एक कोशिका से होता है। किससे होगा? सेल से होगा। इसके बाद यह भ्रूण के विकास में सहायक है। कौन? भ्रूणकोष। और यह भ्रूण के पोषण देने में सहायक है। बात एक ही है, दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से क्या है? मिक्स है। आप क्या देखोगे कि जो भ्रूणकोष होता है यह भ्रूण के विकास में सहायक है। जो भ्रूण का विकास हो रहा है, एक नए संतति का जन्म हो रहा है, उसमें सहायक, हेल्प कर रहा है। और यह भ्रूण के पोषण में सहायक है। जो भ्रूण का विकास हो रहा है तो उसको जो पोषण देने में क्या हो रहा है? सहायक है, ठीक है? इनमें भोजन संचित नहीं होता है। किसमें? भ्रूणकोष में। भ्रूणकोष में आप देखोगे कि भोजन संचित नहीं होता, लेकिन भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है, ठीक है? भ्रूणपोष में क्या होगा? भोजन संचित होता है। देखो अब कैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये देखो बीजांड का संरचना होता है, ठीक है? मानो ये एक बीजांड है, ठीक है? ये क्या है? बीजांड है। अब इस बीजांड में सिर्फ आपको क्या दिख रहा है कि इस पूरी संरचना को हम क्या कह रहे हैं? बीजांड, ठीक है? ये आपकी बीजांड वृंत है, ठीक है? ये क्या है? बीजांड वृंत, ठीक है? बीजांड वृंत है ना? यहाँ पे आपके क्या होते हैं? निभाग होते हैं, सॉरी नाभिका होते हैं, ठीक है? यहाँ पे नाभिका। अब यहाँ पे होते हैं आपके अपरा, जिसको आप कहते हो प्लसेंटा, ठीक है? देखो इस बीजांड के अंदर क्या होती है? बीजांड काय होती है, ठीक है? ये पूरा बीजांड है, और ये संरचना इसको आप कहते हो बीजांड काय, बीजांड
काय। अब इस बीजांड काय के अंदर, ठीक है, इस बीजांड काय के अंदर होती है सेल्स। कौन सी सेल्स? न्यूसेलस की कोशिका या बीजाणु जनन उत्तक, बीजाणु जनन उत्तक भी कह सकते हैं। देखो यही की जो सेल्स होती है, कुछ एक दो सेल्स ऐसी होती हैं जो अपने आकार में वृद्धि करती है, अपने आकार को बढ़ा देती है, ठीक है, क्या करती हैं? अपने आकार को बढ़ा देती हैं, और वो आकार बढ़ाने वाली प्रक्रिया आप पढ़ते हो गुरु बीजाणु जनन में। तो लास्ट में आप क्या देखते हो कि जब इनकी अधोस्तरी कोशिका आकार को बढ़ाती है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये धीरे 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 इस पूरे टॉपिक को आप पढ़ते हो, है ना। तो आगे चल के, ठीक है, आगे चल को कुछ आपको इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती है। जब धीरे धीरे क्या होगा, विकास होगा, तो इसी बीजांड के अंदर आपको क्या दिखेगा, कुछ इस प्रकार, ठीक है, क्या दिखेगा, ये बीच में आपका बीजांड काय हो जाएगा, ठीक है। बीजांड काय के अंदर क्या होते हैं आपके भ्रूणपोष हो जाएंगे। ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको दिखेगा क्या, देखो यहाँ पे जब आप देखोगे इसके अंदर ये आपकी अधोस्तरी कोशिका, एक होती है अंत, ठीक है, एक होता है बाह्य आवरण और एक होता है अंत आवरण, क्योंकि ये पूरे नहीं होते, एक आधे पे होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो बाह्य आवरण वो एब्सेंट है, उधर भी अंत आवरण क्या है, एब्सेंट है। तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, यानी कि बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, जहाँ पे ये आवरण जो होंगे उसका एब्सेंट होंगे। ये जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को, जहाँ पे ये संरचनाएं जो अध्यावरण है ये नहीं प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं निभाग, क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही विभाजन होगा, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होगी, तो लास्ट में आपको क्या दिखेगा, ये भ्रूणकोश बनेगा। इस भ्रूणकोश के अंदर 3 संरचनाएं नजर आएंगी। तो यहाँ पे 3 सेल्स हो जाती हैं, यहाँ पे 2 हो जाते हैं, और एक ये और ये। तो इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देती है। तो ये बीच वाली जो संरचनाएं होती है, इसी को हम कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भ्रूणकोश, ठीक है। अब ये भ्रूणकोश हो गया। इस भ्रूणकोश के अंदर जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, तब आप देखते हो ये सारी चीजें जो आपको ये संरचना नजर आ रही है, ये संरचना आपको दिखती कहाँ है, अंडाशय के अंदर। कहाँ आप देखते हो, ओवरी के अंदर। एक ओवरी है और इस ओवरी के अंदर ये सारी संरचनाएं क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि एक ओवरी है तो एक ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बीजांड, बीजांड के अंदर बीजांड काय, और बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश ही क्या करता है, भ्रूण को विकासशील बनाता है, भ्रूण को विकसित करने में एक सहायता करता है। अब देखो यहाँ पे 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये सहायक कोशिका है, बीच में अंड कोशिका, ध्रुवी कोशिका। जब आप डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एकदम अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप देखते हो कि एक जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, एक जो गैमेट होता है वो अंड कोशिका से संलयित होकर भ्रूण में चेंज हो जाता है ना। और ये क्या हो जाता है, जो मेल गैमेट 3n, ये क्या है आपके 2n है, तो ये बन जाते हैं 3n, और एक नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक से संलयित होता है और बनाता है भ्रूणपोष। तो वही भ्रूणपोष जो होता है, इसके अंदर जो भ्रूण बनेगा उसको पोषण देने का कार्य करता है। तो भ्रूणपोष पोषण देता है, और भ्रूणकोश जो होता है वो भ्रूण को विकासशील बनाने में सहायक होता है। भ्रूणकोश आपका यन होता है, ये हमेशा क्या होगा, एन होगा, और भ्रूणकोश जो होता सॉरी भ्रूणकोश एन होता है, भ्रूणपोष 3n होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है। तो ये अंतर आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब आपके कभी कभी पूछा जाता है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई 3 अंतर स्पष्ट करे, या 2 अंतर स्पष्ट करे, या 1 अंतर स्पष्ट करे, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आपको ये पता है कि आप युग्मक जनन की प्रोसेस पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, जब युग्मक जनन की प्रोसेस, तो युग्मक जनन में आप क्या देखते हो, देखो चाहे अगर आप जंतु की बात करोगे, ठीक है, अगर आप मानव के अंदर बात करोगे या पौधों में बात करोगे, तो दोनों में क्या होते हैं, युग्मक जनन की क्रिया। क्या होती है, युग्मक जनन की क्रिया, ठीक है। तो युग्मक जनन की क्रिया कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है, अगर आप मानव में करोगे तो शुक्र जनन और अंड जनन, या शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन, ठीक है।
अब पादप में देखोगे तो ये होता है लघु बीजाणु जनन, ठीक है, लघु बीजाणु जनन। दूसरा होता है गुरु बीजाणु जनन। क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। अब लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? देखो, लघु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा ये होगी, ये जो लघु बीजाणु जनन की क्रिया होगी ये होगी पुंकेसर, पुंकेसर के कहा? पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर। और पराग कोश के अंदर कहाँ होगी? पराग कोश के अंदर जो होंगी लघु बीजाणु धानी, ठीक है। क्या होगी? पराग कोश के अंदर होती है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। अब इस लघु बीजाणु जो धानी होगी, इस लघु बीजाणु धानी से इनकी जो जननी कोशिकाएं होती है, इनसे किसका? लघु बीजाणु का। किसका? लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु क्या होगा? आपके परागकण होंगे, ठीक है, परागकण। तो इस परागकण का क्या होता है? निर्माण होता है। किसमें? लघु बीजाणु जनन में। ये गुरु बीजाणु जनन जो होती है, ये क्रिया अंडाशय के अंदर कहाँ होगी? अंडाशय के अंदर। अंडाशय में कहाँ? बीजांड होता है, ठीक है। बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर क्या है? भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश। क्या? बीजांड काय से, ठीक है, भ्रूणकोश भी ना बोलो तो बीजांड के अंदर जो बीजांड काय होती है, बीजांड काय, तो बीजांड काय से किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु का, ठीक है, गुरु बीजाणु का। और ये जो गुरु बीजाणु होगी वो उसमें होगी आपकी अंडकोश का, या एक्सेल भी कहते हो, ठीक है। तो ये आपकी लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु की क्रिया होती है। ये आपकी होगी पुंकेसर में, ठीक है, पुंकेसर के परागकोश में। और ये वाली जो क्रिया होगी आपके स्त्री केसर में और स्त्री केसर के अंडाशय में, ठीक है। ये होगी, इसीलिए पुंकेसर को नर जन्नांग और स्त्री केसर को मादा जन्नांग कहते हैं, ठीक है। पुंकेसर को नर जन्नांग और स्त्री केसर को हम मादा जन्नांग कहते हैं। अब देखो आपको नजर क्या आएगा। देखो, एक पराग, ठीक है, लघु बीजाणु धानी में क्या होता है? एक परागकोश की दोनों पालियों में कुल 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, ठीक है। अगर ये पराग पुंकेसर है, ठीक है, ये पुंकेसर है, ये वाला परागकोश है, यानी कि इसको आप क्या कहते हो? एंथर कहते हो। तो जब आप इसको सेक्शन कट करते हो तो यहाँ पे 2 लोब्स नजर आती हैं। क्या नजर आती हैं? 2 लोब्स। और ये जो 2 लोब्स होती हैं इसमें 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, ठीक है। तो वही बात है कि एक परागकोश की 2 पालियां में कुल 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, जिसमें लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। किसमें? लघु बीजाणु धानी में। गुरु बीजाणु धानी में क्या होता है? एक अंडाशय में 1, 2, 3 या अनेक बीजांड या गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है, जिनमें गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश का निर्माण होता है, ठीक है। क्या बोलोगे? गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश का निर्माण होता है, ठीक है। आगे क्या देखोगे? तो ये क्रिया, तो आप लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु जनन की क्रिया होगी और गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु धानी की क्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या बना? परागकण बना, जिसको आप नर युग्मक भी कह सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बना आपका? गुरु बीजाणु अंडकोश का, या आप इसको भ्रूणकोश भी कह सकते हो, क्योंकि भ्रूणकोश के अंदर ही क्या होगी? अंडकोश का होगी, ठीक है। भ्रूणकोश के अंदर क्या होगी? अंडकोश का, यानी कि एक्सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे क्या होता है? इनमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जो अभी हमने बात की कि लघु बीजाणु जनन की क्या होती है? क्रिया होती है। और इनमें गुरु बीजाणु जनन की क्या होती है? क्रिया। किसमें? गुरु बीजाणु जनन की, जो गुरु बीजाणु धानी में। इसके बाद लघु बीजाणु में एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी में एक जो पराग मात्र कोशिका है, ये 4 लोब्स हैं, 4 लघु बीजाणु धानियां हैं,
तो इनसे कितने बनते हैं 4, इनसे भी बनेंगे 4, इनसे भी बनेंगे 4, इनसे भी बनेंगे 4, 4 4 8 4 16। ठीक है, तो लघु विषाणुधानी में एक पराग मात्र कोशिका जो होती है, तो एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। लेकिन गुरु विषाणुधानी में एक गुरु विषाणु मात्र कोशिका से सिर्फ एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होगा? सिर्फ एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो, आप कभी कभी पूछा जाता है कि बीज पत्राधार एवं बीज त्रोपरिक के मध्य, ठीक है, बीप त्रोपरिक के मध्य आपसे क्या पूछा जाता है? अंतर। तो देखो, ये हो गया बीज पत्राधार, ठीक है, और एक क्या हो गया? बीप। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर व बीज पत्रों के भ्रूणी अक्ष पर लगने के स्थान के मध्य स्थित होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बीज पत्राधार कहलाता है। देखो यहाँ पे ये बीज है, मान लो ये किसके बीज है? हालांकि बहुत सारी बीज होती है, चना का बीज है। ठीक है, जब इस चने के बीज को आप क्या करते हो? जब इसको, क्योंकि इसके कितने पत्र होते हैं, ये पत्र हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो पत्र होता है ना, पत्ती के आकार का ही होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। यानी कि लीप पत्ती जैसा संरचना और क्या है? बीज का है, इसीलिए क्या बोलेंगे? बीज पत्र। अब देखो, अगर मानो इस चना को हम क्या करेंगे? इसके दो पार्ट्स, इसको क्या करेंगे? दो पार्ट्स में करके देखेंगे, तो देखने के आप पे कुछ आपको इस प्रकार की संरचनाएं नजर आएंगी। एक संरचना ये नजर आएगी और दूसरी संरचना ये नजर आएगी। ठीक है, जब आप चना का बीज का दो पत्र करोगे, जब वो चना कौन सा रहेगा? अंकुरित चना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या बीच में प्रेजेंट होता है? इसका भ्रूण। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? भ्रूण। और यहाँ पे जो बीच वाला भाग है, इसका यहाँ पे क्या है? ये भ्रूण है। अब ये भ्रूण देखो क्या कर रहा है, ये जो भ्रूण होते हैं, इस भ्रूण के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। ये किसका होता है? प्रांकुर। ठीक है, क्या होता है? प्रांकुर होता है। और दूसरा क्या होता है? मूलांकुर होता है। ठीक है, क्या होगा? मूलांकुर। तो देखो, जो प्रांकुर होता है वो वृद्धि करता है प्ररोह की। किसकी वृद्धि करेगा? प्ररोह की। और ये जो मूलांकुर होता है ये वृद्धि करता है मूल की। मूल को हम क्या कहते हैं? ये आगे चढ़ के किसमें? रूट में, यानी कि जड़ में चेंज हो जाएगा। किसमें? जड़ में। और ये आगे चल के स्टेम यानी कि तना में चेंज हो जाएगा। जब स्टेम आएगा तो उस पर क्या आएंगी? पत्तियां आएंगी, बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी तो पत्तियां निकलेंगी, पत्तियों पे जगह जगह जो गांठें होती है वहां पे क्या निकलेंगे? फ्लावर लगेंगे। जब फ्लावर लगेंगे तो वहां पे क्या आ जाएंगे? आपके फ्रूट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो बीज पत्राधार में क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे कि भ्रूणी अक्ष का वह भाग, जो भ्रूणी है, भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर व बीज पत्रों के भ्रूणी अक्ष पर लगने के स्थान के मध्य स्थित होता है, उसको बीज पत्राधार कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? बीज पत्राधार। क्या बोलोगे? बीज पत्राधार। इसमें क्या देखोगे? भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो प्रांकुर व भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के बीज स्थित होता है। ठीक है, लगने से बीज स्थित होता है, उसको बीज पत्रोपरिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? बीज पत्रोपरिक कहलाता है। इसमें आगे क्या देखोगे? यह भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान से नीचे मूलांकुर तक होता है। ठीक है, क्या देखोगे बीज पत्राधार में कि यह भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान से नीचे, नीचे कहाँ? मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर तक होता है। और आप बीज पत्रोपरिक में क्या देखोगे कि यह भ्रूणी अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान से ऊपर की प्रांकुर तक होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? बीज पत्र और बीज पत्री में समझ में आया कि नहीं? बताओ बताओ, गप्पे लग रहे हैं या समझ में आ भी रहा है? क्योंकि आप सभी लोग गप्पे लगाने में बड़े माहिर हो, क्लास कम ध्यान और हर एक बच्चों का इंट्रोडक्शन ज्यादा आप लोग लेते हो ना, तो आप लोग को समझ में आए नहीं? जो अंतर है वो 4 अंतर अब तक आपने कर लिया, तो वो 4 अंतर आपको समझ में आए हैं कि बस आप लोगों की बातें चल रही है? बताओ, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? बीज पत्राधार और बीज पत्रों। चलो ठीक है,
आगे क्या देखोगे, आगे क्या नजर आएगा आपको, एक अंतर पूछाता है विदलन और समसूत्री विभाजन में निम्नलिखित अंतर क्या है, या विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। देखो, विदलन और समसूत्री विभाजन, विदलन को आप कहते हो क्लीवेज, क्या कहते हो, क्लीवेज कहते हो, और समसूत्री विभाजन को कहते हो माइटोसिस या माइटोस्टिक, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। देखो दोनों में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि समसूत्री विभाजन में भी, समसूत्री विभाजन में भी बेटा क्या होता है, मानो यहाँ पे समसूत्री, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। विदलन हमेशा किसमें होता है, जाइगोट में, ठीक है, विदलन हमेशा कहाँ होता है, जाइगोट में। तो विदलन की क्रिया में आप क्या देखते हो, मानो ये जाइगोट है, ये क्या करता है, ये जाइगोट है, तो इसमें निरंतर क्या होती है बेटा, निरंतर होती है वृद्धि, वृद्धि तो होती जाती है, यानी कि ये कुछ इनका अलग प्रकार की अरेंजमेंट होता है। क्या होगा, अगर ये एक है तो आगे चल के ये दो बनेंगे, दो से कितने, चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, यानी कि विदलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो समसूत्री विभाजन के जैसी ही होती है, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के जैसी ही होती है, लेकिन आपको अंतर क्या नजर आते हैं, इनमें संख्या बढ़ती है, आकार सेम रहता है, आकार जैसा है वैसा ही रहेगा, जो क्या होगी इसकी संख्या होगी वो बढ़ती रहेगी। लेकिन जब आप यहाँ पे एक सेल है और ये डिवाइड करती जा रही है, डिवाइड करती जा रही है, तो यहाँ पे आकार भी चेंज होते हैं और संख्या में भी चेंज आते हैं, ठीक है। विदलन में आकार में कोई चेंज नहीं होगा, संख्या बढ़ेगी, लेकिन आप समसूत्री विभाजन में देखोगे आकार भी बढ़ेगा, संख्या भी बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, किसमें, समसूत्री में। क्लीवेज में संख्या बढ़ेगी, आकार में कोई भी चेंजिंग नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो विदलन युग्मनज में होता है, तो हमेशा याद रखना है कि जो क्लीवेज की क्रिया है वो होगी आपकी युग्मनज में, ठीक है। विदलन जो होगा, विदलन कहाँ होगा, विदलन होता है युग्मनज में, युग्मनज को आप कहते हो जाइगोट। युग्मनज और युग्मक में भी आप कंफ्यूज होते हो, युग्मक जो होते हैं वो अपने के गैमीट होते हैं, जिससे एक नई संतति का क्या होता है, विकास होता है। जब नर युग्मक, मादा युग्मक संलयित होते तो वो बना देते युग्मनज, यानी कि जाइगोट का निर्माण करते। तो विदलन युग्मनज में होता है और यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कहाँ होगा, दैहिक कोशिकाओं। अब बताओ दैहिक कोशिकाओं क्या है, दैहिक सेल क्या है, बताओ दैहिक सेल क्या होती है, दैहिक सेल एग्जाम्पल, जैसे जो युग्मक का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो, पुष्प में दैहिक कोशिकाएं क्या हो जाएगी, पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी के अंदर की जो सेल है वो दैहिक कोशिकाएं हो जाएगी। मानव में बात करोगे, अंडाशय के अंदर की जो जननी कोशिकाएं हैं दैहिक सेल हो जाएगी, वृषण के अंदर की जो जननी कोशिकाएं वो दैहिक सेल हो जाएगी, ठीक है। तो विदलन हमेशा युग्मनज में होता है और समसूत्री विभाजन हमेशा दैहिक कोशिकाओं में होता है। अब देखो, ये जो विदलन होती है इसमें अंतराल छोटी होती है, ठीक है, इनकी अंतराल क्या होती है, छोटी। मानो यहाँ पे जाइगोट बना तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 बनने के बाद यहाँ की जो संरचनाएं होती है यहाँ पे एक विशेष प्रकार का चेंज हो जाता है। वो विशेष प्रकार का चेंज क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो क्लीवेज की प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन आप क्या देखते हो, इनकी अंतरावस्था लंबी होती है। तो जितने भी माइटोसिस डिवीजन वाला पार्ट होता है तो इनकी जब आप अंतरावस्था देखोगे तो इनकी अंतरा जो अवस्था हो जाती है वो लंबी होती है ना। और विदलन में देखोगे कि इनकी जो अंतरावस्था क्या होती है, छोटी होती है, यानी कम अंतरावस्था और ये लंबी अंतरावस्था। फिर आगे क्या देखोगे, इसमें अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण यानी कि डीएनए सिंथेसिस होता है। अब विदलन में, ठीक है, जब ये कम अंतरावस्था के बच्चे, ध्यान दो, जब विदलन कम अंतरावस्था की है तो इनमें जो डीएनए है क्या है, इनके अंदर जो डीएनए है तो इनमें केवल डीएनए का ही संश्लेषण होता है, ठीक है। डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा बताओ, जैसे एक नर में क्या होगा 23, मादा में 23,
दोनों क्या होंगे, जब नर और मादा का संलयन हो रहा है तो वहां पे क्रोमोसोम भी एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, संलयित हो जा रहे हैं। तो विदलन में क्या होगा कि जो डीएनए होगा वो डीएनए का सिंथेसिस होगा, है ना। लेकिन इसकी अंतरावस्था में डीएनए और कोशिका द्रव्य दोनों का संश्लेषण होता है। आप क्या देखोगे कि जब क्लीवेज होता है तो वो डीएनए का सिर्फ सिंथेसिस होगा, लेकिन जब समसूत्री विभाजन होता है कहाँ पे, दैहिक कोशिकाओं में। कहाँ पे होगा, दैहिक कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होता है तो वहां पे आप देखते हो इनमें डीएनए और कोशिका द्रव्य का संश्लेषण होता है। डीएनए यानी जब डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होगी, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, ये दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। तो ये आपके विदलन और क्लीवेज समसूत्री विभाजन में अंतर होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हो, अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि नहीं होती। अब इनकी जो छोटी सी एक अंतरावस्था है जिसमें विभाजन हो रहा है, तो इन अंतरावस्था जो होती है इसमें कोशिका वृद्धि नहीं होती, इनकी जो सेल होती है वो सेल का ग्रोथ नहीं होता। लेकिन अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि होती है। जब समसूत्री विभाजन की जो लंबी समय की जब अंतरावस्था है, तो जब लंबे समय की अंतरावस्था है तो इनमें कोशिका में वृद्धि भी होगी। और ये छोटी समय की अंतरावस्था है तो इनकी अंतरावस्था में कोई भी प्रकार की वृद्धि या ग्रोथ नहीं होगा। आगे क्या देखते हो, भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती, यह युग्मनज में आकार का ही बना रहता है। अब देखो, जब भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती, जब क्लीवेज है, क्लीवेज में एक प्रकार का जब विभाजन हो रहा है तो ये इनका जो क्या है, भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती, ये युग्मनज के आकार में ही बना रहता है। जैसा जायगोट है, हमने क्या बोला कि इसमें युग्मनज में होता है, विदलन की क्रिया जायगोट में होती है। तो जायगोट की संख्या बढ़ेगी लेकिन आकार में कोई भी वृद्धि, यानी कि जो उसकी सेल होगी, सेल की संख्या बढ़ेगी लेकिन कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आप क्या देखोगे, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आकार में भी वृद्धि होती है, लेकिन समसूत्री विभाजन में कोशिका की संख्या भी बढ़ती है। जब कोशिका की संख्या बढ़ती है तो कोशिका में वृद्धि भी होती है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे देखो, दोनों एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आता है। हालांकि आप कह दोगे कि समसूत्री विभाजन जैसा ही होता, नहीं होता, होता है, संख्या बढ़ेगी आकार में कोई चेंज, इसमें संख्या बढ़ेगी आकार में भी चेंज होगा। इसमें एक कम अंतरावस्था की, ज्यादा अंतरावस्था की, सिर्फ डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए तथा कोशिका द्रव्य दोनों का क्या होगा, यहाँ पे संश्लेषण या विभाजन होगा। ठीक है, अगला देखो, आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में निम्नलिखित अंतर है। अब आपसे पूछा जाता है आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में निम्नलिखित अंतर, डिफरेंस बताइए कि आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशिकी क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखो आनुवंशिकता में क्या देखते हो, जीवों के 20 सभी लक्षण। आनुवंशिकता को क्या कहते हो कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, तथा इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता में एक ध्यान देना कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे एक जनक है, आप जानते हैं ना, हीमोफीलिया हो गया, वर्णाद्यता हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफेंटर सिंड्रोम हो गया, ये जितनी भी आपकी क्या होती है आनुवंशिक लक्षण, जो बीमारियां होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं। बहुत सारे जो हमारे लक्षण भी होते हैं, जैसे हम कुछ न कुछ, मतलब मानो हमारी शरीर के अंग, चाहे हमारा शरीर का कलर हो गया, या हमारे बाल का रंग हो गया, या हमारे आईज कलर हो गया, या हमारे नाक की संरचना होगी, कान की संरचना होगी, या फेस ही हो गया, मतलब कोई न कोई ऐसे अंग होते हैं जो हमारे जनक से क्या होते हैं, मैच करते हैं। तो क्या होते हैं आनुवंशिक लक्षण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो जीवे के वे सभी लक्षण, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और इनके स्थानांतरण की क्रिया ही आनुवंशिकता कहलाती है। लेकिन आनुवंशिकी में क्या देखोगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
वंशागति एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है वो आनुवंशिकी कहलाती है। वंशागति, तो भाई किसकी वंशागति हो रही है? आनुवंशिक लक्षण की ही तो वंशागति हो रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही है? आनुवंशिक लक्षण की ही तो वंशागति हो रही है। तो आनुवंशिकता पूछा जाएगा तो जीवों के भी सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते। जब आपसे आनुवंशिक लक्षण पूछा जाएगा तो आप इतना बताओगे, जब आपसे आनुवंशिकता पूछा जाएगा तो जीवों के भी सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया, जो ये लक्षण है एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जा रहे, जो स्थानांतरण होने वाली की जो बीच की क्रिया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक है, अब आती है जीव विज्ञान आनुवंशिकी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं जीव में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो आनुवंशिक लक्षण है उसका अंतर और जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है, जो अलग अलग वेरिएशन आ रही है, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी कहलाएगा। तो ये भी जब आपसे बेटा बोर्ड एग्जाम में आपके पूछेगा तो आप क्या करोगे? बता दोगे। ठीक है, लिखोगे तब अच्छे से पता रहेगा, तब नहीं पता रहेगा तो नहीं बता पाओगे। तो जितने भी हैं आपको एकदम ईमानदारी से, नहीं कि हाँ याद कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, क्लास खत्म होगी आपको वो खुद से रिवीजन करना है। और रिवीजन करने का मतलब ही नहीं कि वापस से फिर से आप उसको खोल के देखो, नहीं, आप इसको जो समझे हो, जो पढ़े हो, आप एक बार मान लो क्लास खत्म होती है, आप एक बार पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद फिर वापस से रिपीट कर लो, फिर एक बार पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद आप खुद से लिखने की कोशिश करो कि आपने क्या समझे हो। ठीक है, तो वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। देखो, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। अब देखो इसमें क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा। ठीक है, ये अंडाणु और शुक्र जनन की जो क्रियाएं होती है वो युग्मक जनन की है, क्योंकि युग्मक जनन को जो आप गैमेटोजेनेसिस कहते हो, तो गैमेटोजेनेसिस के ही दो पार्ट्स होते हैं। इस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है oogenesis। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो जो शुक्र जनन की क्रिया होती है वृषण, यह प्रक्रिया वृषण में होती है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, वृषण में कहाँ? वृषण पालिका के अंदर। अंडाणु जनन यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है, तो स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टिस में। और ओवम कहाँ बनेगा? ओवरी में। ठीक है, इसमें वृद्धि प्रवस्था छोटी होती है। ठीक है, जब शुक्र जनन की जो वृद्धि प्रवस्था आप देखते हो छोटी अवस्था होती है, कम टाइम की, कम अवधि की होती है। लेकिन जब आप इसमें वृद्धि प्रवस्था देखते हो तो जो अंड जनन की प्रवस्थाएं होती है, ये वृद्धि प्रवस्था क्या होती है बच्चे? लंबी होती है। ठीक है, क्या होगी? ये वृद्धि प्रवस्थाएं जो होंगी, ये वृद्धि प्रवस्थाएं लंबी होती है। इसके बाद ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना। और प्राथमिक अंडाणु कोशिका से 1 अंडाणु और 2 ध्रुविकाय, ठीक है, जो एक अंडाणु जो होता है या 3 ध्रुविकाय का निर्माण होता है। तो ये शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया होती है। ठीक है, वहां पे समझो शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया होती क्या, वापस से समझो। समझोगे क्या बेटा कि ये देखो शुक्र जनन है, क्या हो गया? शुक्र जनन, शुक्र जनन। ठीक है, और एक साइड आप क्या कर लो? अंड जनन, अंड जनन। ठीक है, ये जो क्रियाएं होती है कब स्टार्ट होगी? जब किसी भी लड़के में या लड़की में कौन सी स्टेज आएगी? किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था जब आती है, समाप्त होने वाली होती है, तो इनमें क्या होते हैं? हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही किसी लड़की के अंदर या किसी लड़के के अंदर क्या आएगी? किशोरा अवस्था आएगी, तो इनसे क्या होगा? GnRH, GnRH, ठीक है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावण होगा। ये दोनों जो हार्मोन्स होंगे वो कार्य करेंगे हमारे जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है उस पे। जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे कार्य करेंगे तो जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो मास्टर ग्लैंड पे कार्य करती है।
तो मास्टर ग्लैंड पे जब कार्य करेगी तो मास्टर ग्लैंड क्या करती है, वो 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये दोनों में होता है, नर और मादा, लड़का और लड़की दोनों में। एक होगा एलएच का और एक होगा एफएसएच का, एलएच और एफएसएच का। ठीक है, देखो ये आप शुक्रजनक में, अब ये क्रिया होगी, हमने कहा बोला वृषण के अंदर। बेटा वृषण के अंदर क्या होती है, वृषण पालिका। ठीक है, क्या होती है, वृषण के अंदर क्या होगी, वृषण पालिका। इस वृषण पालिका के अंदर, ठीक है, इस वृषण पालिका के अंदर क्या होती है, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की होती है, एक होती है नर जर्म कोशिका, ठीक है, नर जर्म सेल होती है कोशिका, और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। ठीक है, पहली और दूसरी क्या होगी, सर्टोली कोशिका। तो ये जो नर जर्म कोशिका होती है ये क्या करती है, स्पर्म को बनाती है, यानी कि शुक्राणु को बनाती है। ठीक है, और ये सर्टोली कोशिका इसको क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है। इसी तरह अंडाशय के अंदर, ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, किसका, अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन ये एक चीज हमने क्या बोला कि जो शुक्र जनन की क्रिया है वो कम अवधि की है, लेकिन अंड जनन की क्रिया क्या है, लंबी अवधि की है। ये क्या होगी, जब लड़का है, लड़के के अंदर क्या आएगी, किशोरावस्था आएगी, तब ये क्रिया इसमें स्टार्ट होगी। लेकिन जो लड़की होती है जब वो गर्भावस्था में ही, गर्भ में ही रहती है, तभी ही उनमें ये क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जो अंड जनन की क्रिया को हम लंबी अवस्था कहते हैं और इस शुक्र जनन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कम अवधि की अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हो कि स्पर्मेटिड। अब यहाँ पे क्या देखोगे कि इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनसे बहुत सारे 4 स्पर्मेटिड का, एक नर्म जर्म कोशिका से 4 स्पर्मेटिड यानी 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब देखो कम से कम एक टेस्टिस के अंदर 260 कक्ष, ठीक है, 260 वृषण पालिका होती है वृषण के अंदर। ठीक है, तो वृषण क्या है, 2 जोड़ी, तो 260 260 कितनी हो जाएंगे भाई, 260 260 कितने हो जाएंगे, ठीक है, 520। अब सोचो 520 वृषण पालिका, एक वृषण पालिका है, इसके अंदर 1 से लेकर 3 क्या है, शुक्रजनक नलिका है। क्या है, 1 से लेकर 3 शुक्रजनक नलिका, और शुक्रजनक नलिकाएं 2 प्रकार की, सर्टोली और नर्व जर्म। तो सोचो एक बार में कितनी ज्यादा शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मिलियन की संख्या में शुक्राणु बनते हैं, और जब वीर्य सेचन की भी क्रिया होती है तो मिलियन की संख्या में ही शुक्राणु निकलते हैं। लेकिन अंडाशय में क्या होगा, सिर्फ एक ही अंडाणु का, सिर्फ एक ही अंडे का निर्माण होता है। एक महिला जो होती है वो पूरे जीवन काल में सिर्फ 400 अंडे को ही मोचित करती है। एक स्वस्थ महिला जो होती है वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 400 अंडे का ही फॉर्मेशन करेगी या मोचित करेगी। और एक पुरुष क्या करेगा, एक बार में वो जब एक बार वीर्य सेचन की क्रिया हो रही है तो वो मिलियन की संख्या में, और सोचो कितना ज्यादा इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसमें एक बार में 4 और इसमें एक बार में 1। फिर क्या होता है, स्पर्मेटिड से कायांतर द्वारा गतिशील शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन जो 4 शुक्राणु का निर्माण होते हैं स्पर्मेटिड बनते हैं। अब इस स्पर्मेटिड का क्या होता है, सर्टोली कोशिका जो होती है, ये सर्टोली कोशिका इसको शुक्राणु में चेंज कर देती है। और चेंज क्या करेगी, कुछ इसकी संरचना इस आकार की हो जाती है, जिसमें आपके हेड वाले पार्ट्स, टोपीनुमा संरचना, ठीक है, वक्ष वाले पार्ट्स, ये सारे आ जाते हैं। इसमें देखोगे अचल अंडाणु में कांतरण नहीं होता, लेकिन ये देखो ये शुक्राणु जो है मोटाइल है। ठीक है, स्पर्म जो होती है, ठीक है, स्पर्म क्या होंगे, स्पर्म हमेशा मोटाइल होते हैं। क्या होंगे, स्पर्म मोटाइल। ये होते हैं आपके नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, यानी कि ये चल होते हैं और ये अचल होते हैं। ये नहीं चल सकते, ये जाएंगे कैसे, जो एम्पुला में जो ओविडक्ट होता है उसमें फिम्बरी होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो सीलिया के द्वारा ही वो एम्पुला में पहुंचेंगे। और इनके पास क्या टिल है, अपनी गति के द्वारा, इस पूंछ के द्वारा ही गति करके कहाँ जाएंगे, तुम्बिका में जाएंगे। ठीक है, दोनों अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु निर्माण से पूर्व हो जाते हैं।
इनमें जो होता है दोनों अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि शुक्र निर्माण की क्रिया में एक बार समसूत्री विभाजन या 2 बार अर्धसूत्री विभाजन, तो दोनों जो अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है वो शुक्राणु निर्माण से पहले, यानी कि जो शुक्र के आंतरण से पहले ही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु शुक्राणु के प्रवेश के बाद पूर्ण होता है। लेकिन अंड जनन में क्या देखोगे कि इनमें एक अर्धसूत्री विभाजन, सबसे पहला जो अर्धसूत्री फर्स्ट होता है वो माँ के यानी भ्रूणी अवस्था में हो जाता है। ठीक है, जब भ्रूणी अवस्था में हो जाता है तो जब धीरे धीरे एक लड़की का जन्म होता है, वृद्धि होती, किशोरावस्था आती है। अब जैसे किशोरावस्था आएगी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जब हार्मोन्स रिलीज होंगे तो जो प्राथमिक अंडक होते हैं वो धीरे धीरे चेंज किस में हो जाते हैं, द्वितीयक पुट में, यानी कि वो जो अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं हुआ होता वो पूरा होता है, पूरा होने के बाद वो द्वितीयक अंडक में चेंज हो जाते हैं। अब द्वितीयक अंडक में जो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है वो तब होगा जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में संलयित हो जाते हैं, तब वहां पे अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा। तो ध्यान देना कि शुक्राणु के बनने से पहले ही शुक्र जनन में दोनों अर्धसूत्री विभाजन हो जाते हैं, लेकिन अंड जनन में जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है वो शुक्राणु और अंडाणु के प्रवेश के बाद, ठीक है, अंडाणु शुक्राणु के प्रवेश के बाद पूर्ण होता है, यानी दोनों जब संलयित होते हैं तो संलयित के टाइम ही वो क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्यूरिन एवं पिरामिडिन क्षारों में निम्न अंतर बताइए। प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडिन बताओ, कितने कितने बच्चों को पता है कि प्यूरिन और पिरामिडिन क्या होते हैं, फटाफट बताओ सारे बच्चे। देखो प्यूरिन क्या होते हैं, कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने दो वलय होते हैं। जो प्यूरिन होते हैं वो कार्बन से तथा नाइट्रोजन से बने क्या होते हैं, दो वलय होते हैं। लेकिन जो पिरामिडिन होते हैं ये कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल एक वलय होता है। ये दो वलय होते हैं, कौन, प्यूरिन, और ये सिर्फ एक वलय होता है, कौन, पिरामिडिन। पिरामिडिन भी कार्बन और नाइट्रोजन से बना है, लेकिन इनका बना एक वलय होता है। और प्यूरिन जो होता है ये कार्बन तथा नाइट्रोजन से ही बना है, लेकिन इनका वलय कितना होता है, दो होता है। ठीक है, इसमें क्या देखोगे, एडेनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन है। ठीक है, एडेनिन तथा ग्वानिन जो हो प्रमुख प्यूरिन है, और इनमें थाइमिन, यूरोसिल तथा साइटोसिन प्रमुख पिरामिडिन है। ठीक है, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, जो क्षारक पाए जाते हैं, वो एडेनिन, ग्वानिन और प्रमुख प्यूरिन है, और इसमें थाइमिन, यूरोसिल तथा साइटोसिन प्रमुख पिरामिडिन है। ठीक है, इसके बाद देखोगे 5 सदस्यीय वलय के 7वें व 9वें स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, कार्बन की जगह क्या मिलेंगे आपको, नाइट्रोजन परमाणु स्थित होते, लेकिन यहाँ देखोगे 6 सदस्यीय वलय में 1 व 3 स्थान पे कार्बन परमाणु की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये पिरामिडिन और अंतर होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है हेट्रोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन में अंतर लिखिए। क्या, हेट्रोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन में अंतर आपसे पूछा जाता है। इसमें आप क्या लिखोगे, हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है। जो गुणसूत्र का यानी कि जो क्रोमोसोम का अभिरंजक होते हैं, तो उन अभिरंजकों से जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो गहरा रंगता है। लेकिन जो यूक्रोमैटिन होता है ये गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग क्या होता है, हल्का रंगता है। क्या होता है, यह जो भाग होता है वो कैसा होगा, हल्का रंगता है, जिसके कारण सूक्ष्म प्रकाश में दिखाई नहीं देता। जब इसका रंग हल्का होता है तो जब प्रकाश क्या होता है, सूक्ष्म यानी कि थोड़ी सी मात्रा में जब प्रकाश होता है तो इस थोड़ी सी मात्रा में ये नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन इनका गहरा रंग होने की वजह से ही अगर प्रकाश की मात्रा भी डाउन है, सूक्ष्म है, तो भी ये दिखाई देते हैं। ठीक है, यह गुणसूत्र का संघनित भाग है जो केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। अब जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है ये गुणसूत्र का क्या है, संघनित भाग है। ठीक है, क्या है, संघनित भाग है जो केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। ये संघनित भाग है और इस केंद्रक के क्या करेंगे, चारों ओर रहते हैं। ये गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, अर्थात कोशिका के गुणसूत्रों की तुलना में कम संघनित होता है। ये क्या होगा, ये गुणसूत्र का फैला हुआ भाग। ठीक है, और फैला हुआ भाग के साथ साथ ये कोशिका का जो गुणसूत्र होता है तो गुणसूत्रों की तुलना में कम संघनित होते हैं, और वो क्या होते हैं, गुणसूत्रों की तुलना में ज्यादा संघनित होते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों भी क्या करने, अंतर याद रखें। साथ साथ क्या नजर आता है इसमें, हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, अतः इसके जीन सदा निष्क्रिय रहते हैं। जब आप क्या देखोगे, हेट्रोक्रोमेटिन भाग में जो डीएनए का द्विगुणन होता है, जो डीएनए रिप्लिकेट करता है, तो डीएनए का जो द्विगुणन होगा, वो रिप्लिकेशन होगा, वो देर से होता है, यानी कि बहुत उसमें टाइम लगता है। अतः क्या बोल सकते हो कि इसके जीन सदा निष्क्रिय रहते हैं। जब इसमें डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, तो इनका जो जीन बनते हैं, वो जीन हमेशा सदा क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, वो सक्रिय नहीं होते, वो किसी भी कार्य को नहीं दर्शा सकते। लेकिन यूक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन शीघ्रता से होता है। लेकिन जब आप यूक्रोमेटिन में देखोगे, तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है, जो रिप्लिकेट करता है डीएनए, वो बहुत जल्दी से होता है, अतः इसके जीन बहुत सक्रिय होते हैं। जब इसमें रिप्लिकेशन डीएनए का द्विगुणन फास्ट हो रहा है, तो जीन भी सक्रिय बहुत है, और इसमें अगर देर से हो रहा है, तो इनकी जीन भी क्या है, निष्क्रिय है। इसके साथ साथ क्या देखते हो, जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है। जो अनुलेखन होता है, तो अनुलेखन की दृष्टि से जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, वो निष्क्रिय होता है, लेकिन अनुलेखन की दृष्टि से जो यूक्रोमेटिन होता है, वो सक्रिय होता है। तो आपको ध्यान देने हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन सक्रिय और हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय और यूक्रोमेटिन सक्रिय है। इसमें रिप्लिकेशन, जो डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, द्विगुणन हो रहा है, वो देर से हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी जीन भी निष्क्रिय है। इसमें बहुत फास्ट हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तो इनकी जीन भी क्या है, सक्रिय है। ठीक है, इतनी सारे आपने याद रखने हैं। अगला अंतर आता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, क्या पूछा जाता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो ये आप सभी बच्चों को पता होगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं। देखो, आप क्या देखते हो, जो डीएनए है, डीएनए हमारा क्या है, एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, और डीएनए हमेशा पाया जाता है केंद्रक के अंदर, और आरएनए क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो पहली पॉइंट्स क्या है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। देखो, डीएनए है, अगर डीएनए है, तो वो डीएनए हमेशा कहाँ होगा, न्यूक्लियस। मानो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर अगर क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, गुणसूत्र है। तो जब गुणसूत्र है, तो इसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र के अंदर क्या होगा, डीएनए है। ठीक है, अब जब डीएनए है, तो इनमें क्या होगा, जीन भी होगा। तो जो डीएनए होता है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन यह जो आरएनए होता है, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। देखो, केंद्रक सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, आरएनए भी है, सेल ऑर्गेनेल्स है। कहाँ है, क्योंकि कोशिका है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो पहले जब क्या थी, बहुत सारी पूरी जो सेल थी, पूरे सेल के अंदर क्या थे, साइटोप्लाज्म थे। लेकिन हमारे कार्य के आधार पे कई सारे जब इसका विभाजन हुआ, तो यहाँ का जो साइटोप्लाज्म था, वो धीरे धीरे करके सेल ऑर्गेन्स में चेंज होगा। जैसे हरित लवक हो गया, तारक का हो गया, लाइसोसोम हो गया, गाल्जी का हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, केंद्रक हो गया, है ना, सेंट्रियोल हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, कोशिका के अंगक होते हैं। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए है। और डीएनए है, तो डीएनए किस में होगा, क्रोमोसोम के अंदर। अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन होगा। ठीक है, जो अलग अलग लक्षणों की क्या हो रही है, वंशागति हो रही है। तो डीएनए जो होता है, वो हमेशा केंद्रक में होता है, और आरएनए ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोसाइड श्रृंखलाएं कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जो डीएनए होता है, वो हमेशा इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, दोनों क्या करती है, कुंडलाकार अवस्था में। ठीक है, कुंडलित संरचना, जिसको आप बोलते हो डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का द्विगुणित संरचना जो बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या होती है, कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखोगे, यह सामान्यतः एक सूत्री होता है। आरएनए हमेशा एक सूत्री होता है, इसका कोई डबल हेलिक्स मॉडल नहीं होता। लेकिन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है, एक 5' और एक 3'। ठीक है, एक क्या होती है, 5' होती है, और एक क्या होती है, 3' होती है। अगर ऊपर 5', एक साइड 5', दूसरी साइड 3' है, तो नीचे चल के उनका जो श्रृंखलाएं होती है, वो भी चेंज हो जाती है। अगर 5 और 3 है, तो 3 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी दोनों डैश 5' और 3' के बीच की जो दूरी होती है, वो कितनी होती है, 20 नैनोमीटर होती है, 20 एंगस्ट्रॉम जो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या देखोगे,
इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो पेंटोज शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है, और आरएनए में इनमें पेंटोज शर्करा राइबोज प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें जिसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा उसको डीएनए, क्योंकि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म होता है, डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, आरएनए को, ठीक है, राइबोस शर्करा, और डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो जिसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा है उसको डीएनए है, और जिसमें राइबोस शर्करा प्रेजेंट है वो क्या है, आरएनए है। इसके साथ साथ थायमीन क्षारक पदार्थ पाया जाता है और यूरोसिल अनुपस्थित होता है। देखो, इसके साथ साथ जो थायमीन होता है वो थायमीन क्या होते हैं, यहाँ पे क्षारक पदार्थ होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरोसिल होता है। तो यूरोसिल क्या होगा, आरएनए में प्रेजेंट होता है, और डीएनए में यूरोसिल का अभाव होगा, यानी कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन ये 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे यूरोसिल का अभाव होता है। और जो क्या है, आरएनए है, इनमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट है, लेकिन इनमें थायमीन क्षारक अनुपस्थित होता है, यानी कि क्या प्रेजेंट होगा, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन और यूरोसिल, और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन होगा। आपको पता है कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा थायमीन से डबल बॉन्ड से बाइंड होता है, और ग्वानिन जो होता है, ठीक है, साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हमेशा ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जो बेस होते हैं एक दूसरे से बाइंड होते हैं। अब इनके अलग अलग क्षार होते हैं, किसी में 3 श्रृंखला है, 4 श्रृंखला है, 5 श्रृंखला है। ठीक है, तो हमेशा एडेनिन जो बाइंड होगा थायमीन से वो डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन अगर बाइंड होगा किससे, साइटोसिन से, वो तो ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, और बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आगे क्या होता है कि जो डीएनए होता है ये प्रायः सभी जीव एवं कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। पृथ्वी पे जितने भी जीव है, चाहे छोटा से छोटा जीव हो, चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो, चाहे प्लांट से क्यों ना हो, ठीक है, उनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। लेकिन सिर्फ आरएनए है कुछ में, कुछ ऐसे जो विषाणु होते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो टीएमवी वायरस, ठीक है, टीएमवी जो वायरस होता है उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है, और वो भी आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, अब ये टीएमवी क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि ये वायरस जो था तंबाकू की पत्ती में देखा गया था। सबसे पहले जो इवानोव्स्की ने क्या किया था, वायरस की खोज किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो ये किसकी, तंबाकू की जो पत्ती है उसके लीफ में किया गया था, और उसमें क्या देखा गया कि इसका जो आनुवंशिक, क्योंकि कोई भी जीव है उसका आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि हर एक जीव का, क्योंकि जीव है तो सेल है, सेल है तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो उसका आनुवंशिक पदार्थ जरूर होगा। तो यहाँ पे कोई भी जीव है, तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है किसको, तंबाकू की लीफ को, तो उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ था वो क्या था, आरएनए था, और आरएनए कैसा था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि आरएनए द्विगुणित संरचना नहीं है, ये एकल संरचना है। तो प्राय जितने भी जीव होंगे सब में आनुवंशिक पदार्थ, सबका डीएनए होता है। कुछ विषाणु का एग्जाम्पल आप रिवोवायरस, रिट्रोवायरस और बोलेंगे टीएमवी वायरस जो होते हैं, इनके जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं वो आरएनए होते हैं। इसके साथ साथ समस्त जीवधारियों में डीएनए आधारभूत रूप से एक समान एवं एक प्रकार का होता है। देखो, जो डीएनए है वो समस्त जीवधारियों में आधारभूत रूप से एक समान एवं एक ही प्रकार का होता है, लेकिन अधिकांश जीवधारियों की कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए जैसे एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। डीएनए का कोई भी प्रकार नहीं होता। ठीक है, डीएनए का क्या होगा, कोई भी प्रकार। देखो ये डीएनए जो हमारा है ये हमारे हैं आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, अब ये जो आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि इस डीएनए के अंदर क्या है, जीन है, और ये जो जीन होते हैं ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि जीन के म्यूटेशन की वजह से ही जो हमारे आनुवंशिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं वही होते हैं, जो आप क्या बोलते हैं, सिंड्रोम होता है ना, गुणसूत्र की कमी की वजह से, जो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, ये सारी चीजें होती है। तो क्या देखो कि ये जब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो ये इसको तो ये अगली पीढ़ी में संचारित होना है, तो ये क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए होते हैं 3 प्रकार के, आरआरएनए, ठीक है,
mRNA और tRNA, ये प्रकार होते हैं आरएनए के। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, हमेशा आधारभूत एक ही और समान प्रकार का होता है, और आरएनए जो होते हैं ये 3 प्रकार के, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जिसको बोलेंगे स्थानांतरण आरएनए, संदेशवाहक आरएनए और प्रोटीन जो बनाने का कार्य करते हैं। तो ये सारे जितने भी आपके अंतर है, ये सारे अंतर को आपको एकदम अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है, तो आप सारे बच्चे इसको अच्छे से याद कर लेना। 10 जितने भी 10 अंतर है, 10 अंतर को आपको एकदम अच्छे तरीके से और एक बार देखना है, पढ़ लियो हो, फिर से रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद आपको खुद से करना है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।